The Podcaster Show, Episode 3. किस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा गया होगा। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से जानना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। Okay, so hello everyone. Myself Vishal Dafda, and basically मैं रिसर्च बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ. So I studied from IISER मोहाली, मैथ्स मेजर, और माइनर मेरा डेटा साइंस में. तो that was a educational background. और after that I started my startup. So it is basically in IISER Mohali itself. Okay, so that was my first startup, and then I started my journey on data science and exploring everything. So that's just pretty much basic for me. ओके, थोड़ा स्टार्टअप के बारे में हमें बता सकते हो? स्टार्टअप किस चीज़ के बारे में था? ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट स्टार्टअप था, सिंस आई एम फ्रॉम रिसर्च बैकग्राउंड, तो हम रिसर्चर्स को हेल्प करना चाहते थे. ठीक है, तो जब भी हम देखते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना पड़ता है या फिर कोई नया टॉपिक है, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर होता है. ठीक है, रिसर्च पेपर्स से लेके आर्टिकल से बुक्स एंड चीज़ें आती है ऐसी कि ये सारी चीज़ें फॉलो करने में उसको बहुत टाइम लगता है और ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, तो इस टाइम टेकिंग प्रोसेस को हमने शॉर्टन करने के लिए, उनकी लाइफ इजी करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, रेक्सेस. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपने जो भी रिसर्च है, ठीक है, आपके रिसर्च टॉपिक्स हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किस किस टॉपिक में है एंड ऑल. आप अपने जो भी आप अपने टॉपिक के बारे में जिसने रिसर्च किया हुआ है और जिसके आप रिसर्च पेपर्स या फॉलो करते हो उसके बारे में आप लिख सकते हो. ठीक है, उसके बारे में. और हमारा सिस्टम जो है उसको लेके आपके लिए एक कस्टमाइज्ड बना देगा कि आपको कौन से रिसर्च पेपर्स पढ़ने चाहिए आपके रिसर्च के बारे में. ठीक है, तो इसमें आपको एक नेटवर्क मिल जाता है कि आप अपने जो भी गाइड है और किसके साथ आप आपके रिसर्च पेपर फॉलो कर सकते हो, इसका एक आपको अच्छे से मिल जाता है नेटवर्क कि कौन सा रिसर्च पेपर किससे कनेक्टेड है. क्योंकि जब भी हम रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू करते हैं हमको काफ़ी सारे रेफरेंसेस मिलते हैं और वो रेफरेंसेस फॉलो करने में ही हमारा काफ़ी सारा टाइम चला जाता है. तो आइदर वो रेफरेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक है, तो ये चीज़ सिंप्लीफाई कर देती है कि आप जो टॉपिक कर रहे हो उसके लिए क्या है. तो ये जस्ट एक स्टेप था हमारा. ओके, अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं, किसी भी स्टार्टअप की, तो 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी स्टार्टअप्स के. जैसे सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट, कि कैसे इन्वेस्टमेंट को रेस किया जाए. दूसरा रेवेन्यू, और तीसरा अगर कहें तो प्रॉफिटेबिलिटी, कि कितना प्रॉफिट हुआ. तो किसी भी बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप कैसे इन 3 चीज़ों को एक्सेस करता है या मैनेज करता है? ठीक है, तो ये 3 चीजें मैनेज करना बहुत ही क्रूशियल है किसी भी स्टार्टअप के लिए. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जाए कि हम हमारा कुछ बजट है जो भी है वो हम लाए. ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के थ्रू लाए. तो ये काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है. इधर हम इसमें से जो भी हमारा डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट मार्केटिंग काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, वो सारी चीज़ें हम डिवाइड करते हैं कि कितना बजट हमको चाहिए. उसके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वैल्यूएशन करना होता है. तो वंस वी आर डन विथ वैल्यूएशन, हमारी कंपनी का वैल्यूएशन है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग पिचिंग शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टर को और वेरियस लोगों को. तो इसमें मतलब काफ़ी सारे और भी पॉइंट्स रहते हैं. ठीक है, कि जैसे कि आप की टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है, आपका मार्केट क्या है. तो ये सारी चीज़ें वैल्यूएशन को इफेक्ट करती है और ये सारी चीज़ें ही जो होती है वो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है. तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के हम पिच बना सकते हैं हमारी और कर सकते हैं पिचिंग. तो hopefully you will get some initial fundings and अभी तो शार्क टैंक और ये इन सब चीज़ों का काफ़ी है. ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ हद तक हमारे टारगेट ऑडियंस हमारा सेट हो जाए तब
ये सब जगह पे भी जा सकते हैं एंड वी कैन रेज फंडिंग्स। तो बेसिक तरीका एक्चुअली जो हम शार्क टैंक में देखते हैं उस तरीके का जरा भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम इन्वेस्टर्स को लिंक्डइन से ढूंढ सकते हैं और काफी सारी जगह से वीसीज, एंजल इन्वेस्टर्स, ये सब को हम खुद हमारे कनेक्शन से हमको ढूंढना पड़ता है फॉर स्टार्टिंग पीरियड में, एंड देन वी कैन गो विथ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो ओके। अब बिजनेस पिच किस तरीके की होती है? जैसे अभी आपने बात की बिजनेस पिच, जैसे शार्क टैंक में बिल्कुल वैसी नहीं होती रियल लाइफ में। अगर मैं रियल लाइफ बिजनेस पिच की बात करूँ तो शुरुआत कैसे की जाती है बिजनेस पिच की? तो बिजनेस पिच काफी, अगर हम किसी इन्वेस्टर को दे रहे हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टर उसमें से कुछ पॉइंट्स दिखता है, ठीक है, कि ये कितना रिलेवेंट है, आइडिया कितना रिलेवेंट है, इसका टारगेट ऑडियंस क्या है, इसका मार्केट साइज कितना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टेक बिजनेस की बात करें, हमारा बिजनेस टेक बिजनेस ही है, ठीक है, तो हम बेसिकली डेटा साइंस एंड एवरीथिंग, मशीन लर्निंग सब लेवरेज करके ही ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो टेक बिजनेस को जल्दी से प्रॉफिटेबल बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो वो लोग स्केलेबिलिटी देखते हैं कि हाउ कैन वी स्केल। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा मार्केट साइज, हमारे टारगेट ऑडियंस। तो कुछ ये सारे टॉपिक्स अगर हमने रिसर्च की है इंटेंसिवली, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एक तो आइडिया कितना रिलेवेंट है, हमारा टारगेट ऑडियंस एंड मार्केट साइज। तो ये सारी चीजें उसमें, ऊपर से टीम एंड एवरीथिंग, हम कितनी प्रोसेस कर चुके हैं इन सब में, ये सारी चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके। अब मार्केट रिसर्च किस तरीके से की जाए? क्योंकि अगर बात करें मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लानिंग या स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, तो किस तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं? मतलब मार्केट को किस तरीके से रिसर्च करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें उस चीज़ के बारे में पता लगे? मार्केट रिसर्च का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कस्टमर। ठीक है, तो अगर आप मार्केट रिसर्च करने जाए तो बाकी सारे पॉइंट्स जो होते हैं ना, उससे ज्यादा अच्छा है कि डायरेक्ट आप अपने पोटेंशियल कस्टमर से पूछो कि क्या बेटर है। ठीक है, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। हमने भी कई कई सारे लोगों से पूछा है कि आपको क्या क्या चाहिए, कितनी दिक्कतें आती है, वो सारे पेन पॉइंट्स क्या है आप लोगों के। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद ही हमको एक प्रॉब्लम समझ में आता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सीधा अपने कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर जो है, जिसको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, सीधा उनको जाके पूछे। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है। अदरवाइज आपको मार्केट कैप्स एंड साइज एंड एवरीथिंग ये सब जानना है, तो वो सब आप इंटरनेट के थ्रू ये सारे आंकड़े मिल जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज पेन पॉइंट सबसे मेन थिंग है, तो वो आपको डायरेक्ट कस्टमर से ही पता चलेगा। ओके, ठीक है। अगर मैं वर्क कल्चर की बात करूं किसी किसी भी स्टार्टअप में, तो एक ट्रेडिशनल जॉब और एक स्टार्टअप, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो क्या डिफरेंस क्या होता है? मतलब कि जॉब के लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है, और अगर हमें स्टार्टअप शुरू करना हो खुद का, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरतें होती है सबसे पहले? ओके, सो हम अगर जॉब की बात करें तो जॉब बेसिकली डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक स्किल सेट। ठीक है, आप अपने जो भी जेडी है उसके हिसाब से अगर आपका स्किल सेट है और आप अप्लाई करते हो, तो आपका ज्यादा चांसेस है कि आप वहां पे सक्सेसफुल हो। ठीक है, आप वहां पे ऊपर ऊपर जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम एन आइडिया। ठीक है, कि आप किसी की कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहते हो। अगर आप में ये क्वालिटी है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उनको समझ के, देन यू शुड गो टूवर्ड स्टार्टअप। अदरवाइज आपके पास स्किल सेट है और आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन यू हैव ऑल ऑफ द स्किल सेट, ओके, टू ग्रो योर सेल्फ। ठीक है, तो आपके लिए बेटर चॉइस रहेगा कि जॉब कल्चर। ठीक है, तो मैं दोनों कल्चर से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ एज ए डेटा साइंटिस्ट, एंड आई आई एम रनिंग माई स्टार्टअप एज वेल। सो स्टार्टिंग के पीरियड में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको अपने स्टार्टअप को सपोर्ट करना है, आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। तो एज अ एंटरप्रेन्योर ये जॉब जरा भी इजी नहीं है। ठीक है,
तो काफी सारी चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। ओके। जैसा कि आपने बात की कि आप साथ साथ जॉब भी कर रहे हो, तो एकदम से ट्रांजिशन करना कि जॉब के बाद एकदम से आपको स्टार्टअप की तरफ ध्यान देना, तो एक रूटीन जानना चाहता हूँ मैं एक एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, तो रूटीन सुबह उठने से होता है सबका। ठीक है, तो लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो सोने का टाइम भी हमको कम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, क्योंकि हमको दोनों जगह पे सपोर्ट करना है। तो अगर अभी का मैं बताऊं तो मैं सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करता हूँ कि सबसे पहले मैं अगर जल्दी उठ जाता हूँ तो मैं अपना जो भी पेंडिंग वर्क है अपने स्टार्टअप के रिलेटेड उसको मैं कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो सुबह का मैं 2 घंटा 3 घंटा जितना भी हो सके उतना उसमें देता हूँ। देन मेरा जॉब 9:30 के बाद 9:30 से 10 मैं जॉब पे जाता हूँ एंड देन 6 के बाद मैं वापस आता हूँ। ठीक है, तो वही थोड़ा फ्रेश हुआ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया एंड देन अगेन वर्क फॉर माई स्टार्टअप। तो रात को भी 12 1 2 ये सब नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, और हम हमें मतलब 2 दिन की छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे, तो वो बेस्ट टाइम है मेरे लिए कि मैं अपने स्टार्टअप को सपोर्ट करूँ और इस टाइम में मैं मेरा पूरा टाइम देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस इजी नहीं है, इट इज़ हार्ड। काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन अगर हमने ठान ही लिया है कि ये चीज़ करनी है तो करना पड़ेगा। ओके। रिसोर्सेज की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि व्हाट आर द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सही सही डायरेक्शन में जाने के लिए हमें किस चीज़ पे फोकस ठीक है, करना चाहिए शुरुआत में? सबसे शुरुआत की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो स्टार्ट सब लोग अभी तो यूट्यूब से ही करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सोर्स है वो यूट्यूब से मिल जाता है। तो हमने भी मतलब अगर हमारी जर्नी की स्टार्ट करें तो ऐसे ही की थी। ठीक है, और नॉलेज के वाइज से, स्टार्टअप नॉलेज के वाइज से क्या क्या टेक्निकलिटीज होती है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी यूट्यूब से, वेरियस व्लॉग से। ठीक है, अब ब्लॉग भी काफी सारे अच्छे अच्छे होते हैं। ठीक है, ये सब चीजों से आपको काफी सारा अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी से काफी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये रियलिटी अगर आपको जाननी है तो आपको इस कल्चर के अंदर के लोगों से बात करनी पड़ती है, जो ऑलरेडी स्टार्टअप कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। इन लोगों से बात करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीजें एक्चुअली पॉसिबल है। ठीक है, तो नॉलेज अगर हम स्टार्टअप में बात करें तो एक अलग साइड है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब हम रियलिटी में आते हैं तो रियलिटी में काफी सारी चीजें हैं जो हमको इन लोगों से बात करके ही पता चलता है। ठीक है, तो हमारे लिए एक बेटर तरीके चांस ये था कि गो टू एन एक्सेलरेटर। ठीक है, तो इंक्यूबेटर्स होते हैं। ठीक है, इंक्यूबेटर्स, इंक्यूबेशन आप ले सकते हो इनसे। तो हमारा फर्स्ट इंक्यूबेशन था वो आइसर मोहाली में ही था, टीबीआई में। तो वहाँ पे हमको काफी सारे ऐसे लोगों से हम मिले और इन लोगों से हमने बातचीत करके कैसे सारी चीजें वर्क करती है ऑन सो ऑन, तो ये सारी चीजें का हमको पता चला। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वो। अगर फिर टाइम की बात, समय के हिसाब से अगर बात करूं, तो कस्टमर की ज़रूरतें और मार्केट की यस, जो कंडीशंस है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। तो एक बिजनेस को टिके रहने के लिए मतलब इस चीज़ को कैसे अप्रोच करना चाहिए कि मतलब कैसे, अगर मार्केट की सिचुएशन अगर आज कुछ और है, अप्रोच, तो उस अप्रोच में क्या चेंज आता है, पहले की अप्रोच और आज के? अप्रोच बेसिकली ये है कि एक होता है अप्रोच एंड एक होता है आइडिया। तो जो हमारा आइडिया है, हाँ, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है वो नहीं चेंज होता। ठीक है, हम सेम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अगर वो प्रॉब्लम रियल है तो। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम पे ही हम टिके रहते हैं। अप्रोचेस काफी सारी चेंज होती रहती है। हमको काफी सारी प्रोसेस रीइटरेट करनी पड़ती है
क्योंकि अगर वो स्लो है, वो काम नहीं कर रही है, काम कर रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमको वापस वो सारी चीजें प्रोसेस को देखना पड़ता है, उसको रीट्रेट करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है एंड वापस हमको उसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये प्रोसेसेस हमको शुरू रखनी पड़ती है। अदरवाइज अगर हम एक ही प्रोसेस को लेते जाएंगे, ठीक है, जैसे कि एआई आया, ठीक है, तो एआई वाज अ वेरी बिग इम्पैक्ट, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, तो अगर हम इसको लेवरेज नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं हमको बैक कर रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। तो हमको जो भी मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से हमको हमारी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा आइडिया है, जो हमारा पेन पॉइंट है, जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, उसमें अगर वो रियल प्रॉब्लम है तो वो नहीं चेंज होता, अप्रोचेस चेंज हमेशा होती है। ओके, जैसे कि आपने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज के टाइम में बिजनेस के क्या रोल है, मतलब कि बिजनेस में वो किस तरीके से उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? बिजनेस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें में चीजों में इम्पैक्ट कर रहा है। स्पेशली अगर मैं देखूं कि सर्विस बेस्ड कंपनी पे काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है रादर देन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हमारे पास मान लो कि 10 एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो हम हमारे पास जो भी आते हैं कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनके पास खुद के पास ये लेवरेज है कि वो अगर उनके प्रॉब्लम को ठीक से समझते हैं, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अगर वो लोग इसको एआई को लेके यूज करें, ठीक है, और वो अपने प्रॉब्लम को समझते हैं रादर देन एक डेवलपर को उसको बताना पड़ता है कि उसको ये सारी चीजें चाहिए, ये पॉसिबल है या नहीं है। ये सारा टाइम प्रोसेस डेवलपर बाद में डिसाइड करता है कि हाँ ये सारी चीजें प्रोसेस पॉसिबल है, ये ऐसे ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एक डेवलपर को बतानी पड़ती है जिसके पास आइडिया होता है उसको, ठीक है। लेकिन एआई के आने के बाद ये पूरा प्रोसेस ही चेंज हो गया, ठीक है। अगर मेरे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप डेवलपर हो, ठीक है, मुझे उस ऐप को बनाने के लिए या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास आना पड़ता है, ठीक है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी के पास आना पड़ता है। उनको मैं अपना प्रॉब्लम बताता हूँ, वो उस प्रॉब्लम को समझ के क्या क्या चीजें पॉसिबल है वो मुझे बताते हैं, उसका टाइम पीरियड बताते हैं ना, ऑल, ठीक है। तो आप वो सारी चीजें मेरे लिए डिसाइड करते हो, उसका कॉस्ट क्या होगा, ये सब चीजें इंक्लूडेड, ठीक है। तो मैं मानता हूँ हाँ भाई ठीक है, हाँ यू आर वेल रिप्यूटेड सर्विस बेस्ड कंपनी, तो मैं आप पे भरोसा कर लेता हूँ एंड मानता हूँ ठीक है, मेरी प्रॉब्लम को मैं जस्ट अब इवेल्युएट करूंगा, ठीक है। मेरी प्रॉब्लम मैंने का एक पार्ट मैंने आपको दे दिया है जो आप डेवलप कर रहे हो। लेकिन अभी अगर एक जो बिजनेस ओनर है जिसको ये प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहा है लोगों के लिए, वो अभी एआई के थ्रू अगर उसको थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज है तो ये सारी चीजें वो खुद से भी बना सकता है। प्रोसेस टाइम टेकिंग है, लेकिन वो टाइम दूर नहीं कि हम लोग सर्विस बेस्ड कंपनी के पास जाना बंद कर दे और हम हमारा प्रोडक्ट खुद बना ले। अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आप अब खुद से ही बना सकते हो, ठीक है। तो इट विल इम्पैक्ट अ लॉट। ओके, अगर मैं बात करूं फिलॉसफी की या कुछ स्ट्रैटेजी की किसी भी स्टार्टअप में, तो वो समय के साथ कितनी बदली है आज के टाइम में और 10 साल पहले, क्या डिफरेंस था? ठीक है, तो 10 साल पहले का तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, नहीं है, ठीक है, क्योंकि मतलब वी आर जस्ट न्यू टू इट, ठीक है। तो अभी के अगर हम न्यू अप्रोचेस देखें तो न्यू अप्रोचेस काफी ज्यादा अग्रेसिव है। अगर हम पहले की बात करें उससे, पहले के स्टार्टअप्स अपने ऑडियंस के हिसाब से काफी रोबस्ट बेस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम की कोई भी पुरानी कंपनी ले ले जो 10 साल से 15 साल से एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उन्होंने काफी रोबस्ट बेस बनाया है, ठीक है। उनके जो कस्टमर्स है वो उनके ऊपर रिलाई करते हैं क्योंकि वहां पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं था और बहुत कम कॉम्पिटिटर्स थे। तो उनको जो अपना बेस है वो रॉबस्ट बनाने में टाइम लगा, लेकिन उनके कस्टमर्स भी उनके ऊपर भरोसा करते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम अभी का टाइम देखें तो अभी का टाइम इतना ज्यादा फास्ट है
कि अगर आज मैंने कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रॉब्लम है जो मैं लोगों के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ, वो मैं अगर अभी बनाना शुरू करूँ, तो हो सकता है कि कल या परसों कोई दूसरा जो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो चीज को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करके टारगेट ऑडियंस को मेरे से ज्यादा अच्छे से अचीव कर ले। ठीक है, तो कंपटीशन अभी के टाइम पे बहुत है, तो हमारा अप्रोच है वो भी काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया कि हमको काफी कम टाइम में काफी हाई क्वालिटी की चीज देनी पड़ेगी। तो टाइम लिमिट अभी हमारे पास काफी शॉर्ट है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, किसी भी स्टार्टअप में या बिजनेस में इसकी बहुत वैल्यू होती है फिनेंशियल स्टेबिलिटी की। ठीक है, और हर कोई रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता, ये भी बात सच है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी का कितना रोल होता है एक स्टार्टअप में। अगर कोई इंसान फिनेंशियली स्टेबल है तो एक उसके दिमाग में डर होता है या नहीं होता? अगर उसके दिमाग में डर है भी किसी चीज़ का, तो वो Okay. क्या डर तो हो सकता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करूं कि अगर मेरे पास अगर बहुत सारे पैसे हो, ठीक है, और मैं अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि 1 या 2 साल में मैं बैंकरप्ट नहीं होऊंगा। ठीक है, क्योंकि जी। प्रोडक्ट एंड कस्टमर बेस डेवलप होने में टाइम लगता है, कस्टमर एक्वायर करने में टाइम एंड कॉस्ट दोनों लगता है। ठीक है, तो अगर मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में अभी से स्टार्टिंग से सोचना नहीं शुरू करूंगा, तो मैं एक सस्टेनेबल स्टार्टअप नहीं बना सकता, सीधी सी बात है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टार्टअप के लिए। अगर आपका आइडिया काफी ज्यादा अच्छा भी क्यों ना हो, ठीक है, जस्ट लाइक इलॉन मस्क, आपको मार्स पे जाना है, ठीक है, तो आपका आइडिया काफी अच्छा है, लेकिन स्टिल यू डोंट हैव अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, योर स्टार्टअप कैन एंड। ठीक है, ये सब कुछ खत्म हो सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर हम इवन इलॉन मस्क की ही बात करें, ठीक है, तो उनका आइडिया पहले से यही था कि उसको स्पेस एक्सप्लोर करना है। ठीक है, काफी सारी बार वो बोल चुका है कई जगह पे स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड ऑल, लेकिन उसके लिए जो उसको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए थी, वो कैसे आई? तो ही स्टार्टेड Zip2 एंड देन पेपल, एंड वो दोनों स्टार्टअप किसी ने एक्वायर कर लिए, उससे उसके उसके थ्रू उसके काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली। वो खुद इतना स्टेबल था कि वो अब इतना एग्रेसिव स्टार्टअप चालू कर सके कि आई मीन दैट इज नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये सारी चीज इस तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया है, लेकिन ही नोज दैट उसको अचीव करना इतना मुश्किल है, तो उसको भी ये स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो करने पड़े। ओके, अगर मैं बात करूँ मार्केट रिसर्च की, फिर से बात करते हैं एक बार थोड़ी सी। मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ मार्केट रिसर्च के बारे में। मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर एक रोड मैप बता दो कि अगर मार्केट को रिसर्च करनी है मार्केट की, तो कैसे करें। मतलब स्टेप 1 ये होना चाहिए, स्टेप 2 ये होना चाहिए। मतलब मैं डिटेल में जानना चाहता थोड़ा सा। ठीक है, तो डिटेल में अगर जाइए तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आप अपने प्रॉब्लम को कितना अच्छे से समझते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा, मतलब काफी सारी बार अभी मैं इसी पॉडकास्ट में बोल सकता हूँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज नहीं। ठीक है, तो अगर आप अपने प्रॉब्लम को सही से समझते हो, तो कौन है जिसे ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर आपके पास ऐसे कोई लोग हैं, ठीक है, तो आप उनके बीच में ये रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि गूगल फॉर्म्स हो गया, आजकल मार्केट रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, गूगल फॉर्म्स हो गया, गूगल फॉर्म से आपने इन सब लोगों में सर्कुलेट करा दिए, सर्कुलेट करा के आपके पास रिस्पॉन्सेज आए, उस रिस्पॉन्स के स्टैट्स हैं वो सारे आपके पास आ गए। ठीक है, वो सारे स्टैट्स से आप उसमें से कुछ कंक्लूजन निकालोगे कि अगर हम ये पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या इन लोगों के लिए भी वैलिड है, इन लोगों को भी चाहिए क्या ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। आप उसमें जो क्वेश्चंस फॉर्म करते हो कि आप उनको क्या पूछना है, वो भी आप अपने स्टैट्स के हिसाब से फॉर्म करते हो। वो क्वेश्चन कितना रिलेवेंट है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के हिसाब से, कि वो आपको जो भी आंसर मिले, जो भी आपने ऑप्शन रखा है, यस नो रखा है, जो भी रखा है, ठीक है, वो कितना रिलेवेंसी आपके लिए बनाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज बहुत मैटर करती है। हमने भी ये चीज की है, हमारा प्रॉब्लम
कुछ अलग था, लेकिन उसको चेंज किया है हमारे कस्टमर्स ने। ठीक है, कि उनके लिए ये क्या कितना मायने रखता है कि ये प्रॉब्लम वो किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे पिवट्स होते हैं जो आपकी थिंकिंग क्या है और कस्टमर को क्या चाहिए, ये सारी चीज चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही होता है कि आप अपने कस्टमर को पूछो, वो आपका आइडिया सुन सुन के समझ के जो भी अपने रिस्पॉन्स देता है उसके हिसाब से आप रिएक्ट करो। ठीक है, तो सबसे बड़ा मार्केट है, वो मार्केट रिसर्च है, वो यही है। देन अगर आप चाहो कि अगर आपको देखना है कि फाइनेंशियली कितना मार्केट आपको दे सकता है, ठीक है, कितना आप रेवेन्यू ले सकते हो, ठीक है, इस टाइप से मार्केट रिसर्च आपको करना है, तो आपको बेसिकली मासेस पे जाना होगा। तो ये वाला रिसर्च है, ये टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ कस्टमर्स होता है, ये आप अपने खुद से भी कर सकते हो इंटरनेट पे, या फिर बहुत सारे और भी रिसोर्सेज है जो ये आपको डेटा दे सकते हैं। ठीक है, इसका एनालिसिस करके आप सारी रिलेवेंसी निकाल सकते हो। तो these are the very basics of in market research. व्हाट आर द लीगल और फाइनेंशियल कंसिडरेशन बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप? अगर एक स्टार्टअप की शुरुआत से पहले कौन कौन से लीगल या फाइनेंशियल कंसिडरेशन हमें दिमाग में रखने चाहिए हमें? लीगली तो फर्स्ट हमको आई मीन एमसीए पे रजिस्टर करना होता है, ये सब स्टेप्स तो है। ठीक है, स्टार्टअप रजिस्टर हो गया, उसके बाद भी काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि आई मीन रेवेन्यू कैसे आएगा वो सब, तो गवर्नमेंट वांट्स टू नो एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप स्टार्टअप रजिस्टर करते हो तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, कि आप कितने रिसोर्सेज ला सकते हो। ठीक है, कितना आप जनरेट कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कितनी जॉब्स जनरेट कर सकते हो, ये सारी चीजें भी गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें के लिए भी काफी सारे फॉर्म्स एंड फॉर्मेलिटीज होती है, ये सारी हमको भरनी पड़ती है, एंड टैक्सेस एंड ऑल। तो काफी सारे लीगली तो काफी सारी चीजें होती है। तो मतलब अभी तो मैं इतना कवर भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर फॉर्म्स के वाइज देखे तो काफी सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। टाइम कितना लग जाता है सब कुछ कवर करने में? ओके, टाइम मतलब ओके। सो टाइम टाइम अगर हम स्टार्टअप रजिस्टर की बात करें तो वेरी कर सकता है स्टेट टू स्टेट। ठीक है, तो हर एक स्टेट के क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं एक स्टार्टअप को देखने के। ठीक है, अलग अलग टाइप के मतलब चीजें होती है हर एक स्टेट वाइज। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन स्टेट कि किस स्टेट में आप रजिस्टर करते हो इंडिया में। ठीक है, स्टिल अगर मैं एवरेज टाइम की बात करूं तो कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं। ठीक है, ये काफी फास्ट है एक स्टार्टअप को रजिस्टर कराने के लिए, और सो ऑन 1 महीने से 2-3 महीने तक का टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो जिस हिसाब के कॉम्प्लिकेशन और ये सब आते हैं किस स्टेट में आप रजिस्टर करते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन उनको चाहिए, और अगर ये नहीं होता तो ये रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस और काफी सारी चीजें होती है। तो इन सब में इतना टाइम लगता है, मिनिमम 15 days, मैक्सिमम 2 to 3 months। तो इतना टाइम सिर्फ रजिस्टर होने में लगता है, देन ऑल ऑफ दिस ये सारी चीजें चलती रहती है। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आते रहते हैं बिजनेस या स्टार्टअप्स में। तो हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? कि कैसे आप स्ट्रेस को हैंडल करते हो जब भी मुश्किल टाइम आता है, तब आपका माइंडसेट क्या होता है? ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वैसे तो, कि स्ट्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसको आपकी लाइफ का पार्ट बना लो। ठीक है, कि थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? ठीक है, जैसे कि आई मीन अगर आप चाह ही रहे हो कि आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और इस लाइन में आप जा रहे हो, तो स्ट्रेस ही है जो आपको हैंडल करना है। ठीक है, अगर आपने स्ट्रेस अपना हैंडल कर लिया तो आप अपना स्टार्टअप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, और स्टार्टअप में स्टार्टिंग के फेज में जिसमें अभी हम लोग हैं, ठीक है, इसमें आपको एक रोल नहीं होता। ठीक है, आप अपनी कंपनी के मतलब कोडिंग भी आप संभाल रहे हो, फाइनेंशियल भी आप कर रहे हो। हमारे पास टीम है, अभी हमारी टीम अभी बिल्डअप हो चुकी है इतने टाइम में। ठीक है, तो अभी हम लोग
टीम है, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तब हम लोग 2 या 3 लोगों से ही स्टार्ट करते हैं। तो आपका अकेले, अगर आप अकेले काफी सारे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टाइम आपके पास काफी लिमिटेड है, ठीक है, और आप एक साथ काफी सारे रोल्स निभा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो यही एक मेन चीज है जो आपको हैंडल करनी है। अगर आप अपना स्ट्रेस हैंडल कर पा रहे हो इफेक्टिवली, तो आप ये सभी रोल को अपना टाइम दे सकते हो। तो स्टार्टअप में, स्टार्टिंग फेज में आपको अपना स्ट्रेस ही कंट्रोल करना है। इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी तरीका अवेलेबल नहीं है कि स्ट्रेस कैसे हैंडल करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टार्टअप की बात करें तो आपके पास लिमिटेड टाइम है और अनलिमिटेड स्ट्रेस है, ठीक है। तो आपको बेसिकली स्केल करना है अपना टाइम। नो वन केयर्स अबाउट योर स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर आप सक्सेसफुल हो अपने स्टार्टअप में, कोई आपके स्ट्रेस के बारे में नहीं ध्यान देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने दिन का 10 घंटे का टाइम अगर आपके स्ट्रेस में वेस्ट कर दिया है, तो बेसिकली वो 10 घंटे वेस्ट है, ठीक है। आप यही सोच रहे हो कि मैं इस टास्क को या फिर इस चीजों को कैसे मेंटेन करूं, ठीक है, जो कि मेरे से मेंटेन नहीं हो पा रही है, ठीक है। उससे बेटर है कि कोई भी एक टास्क लेके उसको करना शुरू करो, ठीक है। टाइम लगेगा, टाइम वेरी होता है इसी हिसाब से, लेकिन ऑब्वियसली यू कैन नॉट सेक्रीफाइस योर टाइम, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। बुक्स आपने कोई पढ़ी है, मतलब जैसे रिच डैड पुअर डैड टाइप, कुछ बुक्स आपने पढ़ी हो? बुक्स बुक्स मैंने काफी पढ़ी है, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड्स उसमें से एक नहीं है, लेकिन मैंने बायोग्राफीज काफी पढ़ी है। तो मैं बेसिकली इस चीज में बिलीव करता हूँ, ठीक है, कि हमें किसी चीज से, किसी फिगर से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, लेकिन फॉलो करना या ना करना वो हमारी मर्जी है। वी हैव फ्रीडम, ठीक है। अगर वो लोग अपनी अपनी ही आइडियोलॉजी से वहां तक पहुंचे हैं, ठीक है, हर एक की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ कि हाँ चलो मैं इलॉन मस्क की आइडियोलॉजी फॉलो करूंगा, मैंने उसकी बुक पढ़ी है, मुझे पता है कि वो किस तरीके से काम करता है, तो ये वर्क नहीं करेगा मेरे लिए। मैं ये चाहूँ कि हाँ चलो मैं स्टीव जॉब्स की आइडियोलॉजी फॉलो करूँ, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं अलग हूँ, वो लोग अलग है, ठीक है। तो मैंने ये सारी इन लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी है, ठीक है। तो ये सारी बुक्स और ये सारी चीजें हमको इंस्पायर करती है, ठीक है, लेकिन वी शुड हैव आवर ओन आइडियोलॉजी, ठीक है। तो बुक्स हमको नॉलेज देती है काफी सारा। तो ये नॉलेज को हमको यूज कैसे करना है वो हम पे डिपेंड करता है। बुक्स हमको इंस्पिरेशन देती है, वो इंस्पिरेशन हमको लेनी चाहिए, हर एक बुक से लेनी चाहिए, लेकिन उसको ही फॉलो करना ये जरूरी नहीं है। ओके। बीइंग अ लीडर, अगर कोई इंसान अपनी कंपनी स्टार्ट करता है तो वो उस कंपनी का लीडर होता है, एक सही मानों में। तो हाउ टीम बिल्डिंग की अगर बात करूं तो किस तरीके से टीम्स को मोटिवेट किया जाता है कि अपने काम करिए? ओके, तो मोटिवेशन है वो आपसे आता है, ठीक है, जो बीइंग अ लीडर। अगर आप ऐसे लीडर हो, ठीक है, जो जिसको पता है कि काम क्या करना है, ठीक है, लेकिन यू आर नॉट मैनेजिंग योर सेल्फ, ठीक है, बट आप लोगों को मैनेज करना चाहते हो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि मेरी टीम है, मैं जस्ट उनको ऑर्डर कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें चाहिए, और ये सारी चीजें इतने टाइम में ये है होनी चाहिए, ठीक है। दिस विल नॉट डू एनीथिंग, ये जस्ट उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगा, ठीक है, कि इतने टाइम में कैसे पॉसिबल है, जबकि मेरे को खुद को नहीं पता है कि मैंने ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की है, ठीक है। तो लीडरशिप का तरीका लोगों का अलग अलग होता है, ठीक है। लोगों को इंस्पायर करना अलग अलग तरीकों से होता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप टीम वैसी सिलेक्ट करें, या फिर आप लोग ऐसे सिलेक्ट करें जो आपके वर्क से इंस्पायर है, जो आपके आइडिया से इंस्पायर है कि ये आइडिया कुछ बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और हमको उसका पार्ट बनना है, ठीक है। तो अगर ऐसे लोग इंटरेस्टेड है आपके साथ जुड़ने में, तो वो टीम बेस्ट होती है, और आप उस टीम को इंस्पायर कर सकते हो, ना कि आपके वर्क से, बट आपके आइडिया से, कि ये आइडिया काफी क्रिटिकल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहा है और आप उसका पार्ट बनोगे।
तो ये वाला पार्ट है वो इंस्पिरेशन वाला पार्ट हो जाता है कि यस वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हमको भी आई है और हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग अगर जब आपकी टीम में हो देन एवरीथिंग विल वर्क। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है कि मैंने आपको हायर किया कि भाई तुमको ये काम करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी स्टार्टअप के लिए काफ़ी वैसा प्रोसेस हो जाता है कि मैं आपको ऑर्डर करता हूँ, लेकिन जब आप मेरे वर्क से मेरे आइडिया से इंस्पायर होते हो देन यू ज्वाइन मी। तो सामने से अगर कोई ज्वाइन करता है तो ये बेस्ट थिंग होता है, ओके। ये क्वालिटी टीम बनाता है। जॉब्स की अगर बात करूँ या स्टार्टअप्स की बात करूँ, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर चले तो उनके हिसाब से जॉब एक स्टेबल ऑप्शन है और एक स्टार्टअप एक बहुत ही रिस्की ऑप्शन है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे? ठीक है, तो जो हम जॉब लेते हैं जिस भी कंपनी में या जो भी है, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ से शुरू किया है। तो वो भी फर्स्ट लेवल से लेके अभी जो है जो हमको हायर करने के प्रोसेस तक पहुंचे। ठीक है, तो ये काफी लंबा प्रोसेस है तो उन लोगों ने फॉलो किया है। ठीक है, लेकिन सोसाइटी ये देखती है कि वो लोग अभी स्टेबल है तो यू शुड ज्वाइन देम, कि वो लोग स्टेबल है तो वो तुमको भी स्टेबल इनकम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि उन्होंने जो स्टेबिलिटी अटेन की है उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस कितना मतलब हार्ड प्रोसेस है उन्होंने फॉलो किया है तब जाके वो स्टेबल हुए। ठीक है, हम अगर कोई भी चीज की बात करें, इवन एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनीथिंग, उन्होंने स्ट्रगल किया है, उन्होंने ये सारे स्टेप्स फॉलो किया है तभी जाके वो अभी स्टेबल है, और हम अभी भी नहीं बोल सकते वो स्टेबल है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इतने लोगों को आई मीन कर दिया है, ठीक है, ले ऑफ, बाकी सारी कंपनीज ने इतने सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया। तो अगर वो लोग भी अभी जाके स्टेबल नहीं है, ठीक है, एंड सोसाइटी इज थिंकिंग के वो लोग स्टेबल है तो यू शुड ज्वाइन देम। ठीक है, वो लोग जस्ट वहां तक का ही पिक्चर दिख रहे हैं, वो थ्रेशोल्ड के ऊपर ही वो लोग देख रहे हैं कि वो स्टेबल है तो यू शुड ज्वाइन देम, बट यू शुड नॉट फॉलो द प्रोसेस दैट दे हैव फॉलोड। तो मेरा ये मानना है कि हमको वो प्रोसेस अगर हम फॉलो कर सके और वो प्रोसेस के थ्रू अगर हम हो जाए देन वी विल अटेन दैट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एक अच्छी बात यह है कि मेरे पेरेंट इस चीज़ में काफ़ी सपोर्टिव है, तो वो मेरे को सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। तो दैट्स ऑल, मुझे सोसाइटी के बारे में और नहीं सोचना है। ठीक है, कि अभी मैं उनको हेल्प कर पा रहा हूँ तो ठीक है, मेरे पेरेंट्स खुश है, आई एम हैप्पी विथ इट एंड इट्स फाइन। अगर इन बात करूँ पर्सनल डेवलपमेंट की या ग्रोथ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप में ज़्यादा पर्सनल डेवलपमेंट होती है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली। सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। दूसरा टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारी लीडरशिप स्किल्स इंसान सीखता है। ठीक है, तो जो जॉब्स कर रहे हैं उनको भी कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। तो जो एक इंसान जो बिजनेस कर रहा है या स्टार्टअप कर रहा है उसके पास जो स्किल्स है वो कैसे डिफरेंट है एक जॉब वाले बंदे से? ये जॉब वाले बंदे से डिफरेंट है स्किल बेस्ड में नहीं। ठीक है, स्किल अगर मैं पर्टिकुलर स्किल देखूं जैसे कि मैं प्रोग्रामिंग स्किल देखूं, ठीक है, तो जॉब वाले के पास मेरे से ज्यादा प्रोग्रामिंग स्किल होगी क्योंकि उसके पास मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है जस्ट फॉर कोडिंग एंड ऑल। ठीक है, लेकिन एक स्टार्टअप वाले के पास सारी स्किल्स होनी चाहिए। तो पर्टिकुलर स्किल की अगर हम बात करें तो एक जॉब वाले के पास पर्टिकुलर स्किल काफी पावरफुल होती है, काफी स्ट्रांग होती है। ठीक है, अगर वो जो जॉब कर रहा है उसका काम है लोगों को मैनेज करना, तो ही इज वेरी गुड एट मैनेजिंग पीपल। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टार्ट से कोई स्टार्टअप या बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हमको लोगों को मैनेज करना पड़ता है, हमको अपने प्रोडक्ट को भी मैनेज करना पड़ता है, फाइनेंस को भी मैनेज करना पड़ता है। ये सारी चीजें हमारे पास आती है। हमारे पास अभी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक फैमिली नहीं है जिसको हमें फीड करना है, हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज है जो हम पे डिपेंडेंट है। तो ये जो 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 है जो हमारे शोल्डर पे आता है, ये जब बार हमारे जो शोल्डर पे आता है, जब हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको काफी ज्यादा मैच्योर बनाती है, हमको काफी ज्यादा चीजें सिखाती है, क्योंकि हमको ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है, हम सिर्फ एक स्किल पे फोकस नहीं कर सकते। तो स्किल वाइज हमारे पास काफी सारी स्किल डेवलप हो जाती है इस टाइम पीरियड में।
तो स्किल वाइज भी मल्टीपल स्किल्स हैं, हो जाती है हमारे पास, पर्सनल डेवलपमेंट हो जाता है, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें रियलाइजेशन होता है कि वी जस्ट डोंट हैव अ फैमिली, हमारे पे भी फैमिली डिपेंड करती है। तो ये रियलाइजेशन जब आता है तब हमको जो वो हमारा कंफर्ट जोन है उसको तोड़ना पड़ता है। तो डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट इसमें काफी ज्यादा हो है। ओके, आपने डिसाइड कब किया था कि आपको स्टार्टअप शुरुआत करनी है? हमने दिमाग में कब आइडिया कब आया था आपके? ओके, ओके, सो दिमाग में आइडिया कब आया था? तो आई मीन मैं बता नहीं सकता कि ये आइडिया मेरे दिमाग में कब से है, लेकिन एक तो है कि ये आपके खुद के पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, कि अगर मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं रिस्क नहीं उठाना चाहता तो आई विल प्रेफर जॉब। ठीक है, मुझे स्टेबल इनकम मिल जा रही है, मेरे एक्सपेंसेस सब हो रहे हैं, ठीक है, तो आई विल पिक अ जॉब। लेकिन अगर मेरी पर्सनालिटी ये अलाउ नहीं करती है तो आई मीन दिस रियली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो इस क्वेश्चन का कोई क्लियर आंसर नहीं है कि किसी को भी स्टार्टअप टेक क्यों करना चाहिए। इसीलिए नहीं कि क्योंकि ये स्टार्टअप काफी सारे पैसे जनरेट कर सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली हर एक स्टार्टअप में होती है, और ये भी होती है कि आप बैंक हो जाओगे। ठीक है, तो आई मीन इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आप कितना रिस्क उठाना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी। तो अगर आप मेरी बात करें तो मुझे उस स्टेबल इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो चीज मास पीपल के लिए, कोई पीपल के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है। ठीक है, तो आई मीन ये मेरा देखने का नजरिया है। अगर मैं किसी के लिए कोई चीज है वो बेटर कर रहा हूँ तो वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा खुशी देगी जॉब से। ठीक है, क्योंकि जॉब में मैं जस्ट रोज एक काम कर रहा हूँ, वो मेरे को स्टेबल इनकम दे रही है, पैसे दे रही है, और मैं अपने सारे एक्सपेंसेस है वो पे कर रहा हूँ, और मेरी फैमिली खुश है। लेकिन यहाँ पे आप लोग बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स। अगर मैं बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, MLM की अगर बात करूँ, तो उसका जो कंसेप्ट है बेसिकली कि नेटवर्किंग है बेसिकली, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है एक दूसरे से। उससे वो इनकम जनरेट करते हैं एक तरह से। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो टॉप लेवल पे होते हैं, वो पैसा कमाते हैं, लेकिन जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, लेकिन उनको बदले में जो रिटर्न होता है वो इतने नहीं मिलते। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये चीज जब एक कंपनी बड़ी हो जाती है, ठीक है, काफी ज्यादा एम्प्लॉयज उनके पास आ जाते हैं, तो कंपनी इज ओनली फोकसिंग ऑन गेटिंग मोर एंड मोर कस्टमर, ब्रिंगिंग मोर रेवेन्यूज। ठीक है, क्योंकि दे आर गोइंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो उनको ये चीज फॉलो करनी पड़ती है कि वो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको कोई एक टास्क दे दे, और बाकी सब चीजें उनको नहीं पता है, अपर मैनेजमेंट कैसे काम करता है, कि ऊपर सारी चीजें कैसे काम करती है। दे आर ओनली फोकसिंग ऑन गेटिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स। ठीक है, because they want to give stable life for their I mean employees, और उसके customers भी खुश है, everyone is happy, then they have to pick that area। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी छोटे स्टार्टअप की बात करें तो कोई भी अगर ज्वाइन करता है तो उनको ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, उनको ग्राउंड अप से लेके ऊपर तक की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो बड़ी कंपनीज के पास ये मतलब अगर हम बड़ी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो एक एज एम्प्लॉय भी उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, चाहे उसको अच्छा पे मिल रहा है इन एवरीथिंग, लेकिन वो बिगर पिक्चर देखने के लिए उसके पास वो लेवरेज नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको फ्रीडम चाहिए कि आप पूरे सिस्टम को समझे, तो पूरे सिस्टम को समझना टाइम टेकिंग है, काफी सारा टाइम लगता है इसमें, और काफी सारा मतलब प्रोसेस है। तो अगर आपको ये फॉलो करना है तो स्टार्टअप एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो या नेटवर्किंग और रिलेशनशिप जो होती हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करना,
लिंक्डइन पे या प्रोफेशनल पेपर के साथ, कितने फायदेमंद साबित होती है किसी भी स्टार्टअप के लिए? ओके, तो रिलेशनशिप बिल्ड करना इज लाइक शोइंग योर वर्थ। ठीक है, कि आप कितने वर्थ इट हो, कि वो लोग अपना टाइम आप में भी इन्वेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि हम जिसके पास जाते हैं, जिसको कनेक्शन हम बनाना चाहते हैं, हम उसके पास से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बदले में वो भी हमारे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं, मेरा टाइम जो है, मेरा इतना इंपॉर्टेंट टाइम है जो मैं अपने मतलब आइदर दे आर वेंचर कैपिटलिस्ट और एनीथिंग, एंजल इन्वेस्टर, कोई भी हो गया। ठीक है, वो उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक काम होते हैं, तो वो क्यों ऐसा चाहेंगे कि वो आप में टाइम इन्वेस्ट करे? ठीक है, उनके पास पैसा बहुत है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो अपना टाइम आप में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? ठीक है, अगर आप अपना वर्थ दिखाओगे कि भाई मैं जो है ये इतना आपके लिए जनरेट कर सकता हूँ, ये चीज कर सकता हूँ, अगर वो आप में कॉन्फिडेंट है, तो ऑब्वियसली वो आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ कनेक्शन थ्रू देम, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी इतने सारे कनेक्शन है। तो ये जो नेटवर्क है कनेक्शन का, ये ऐसे ही बिल्डअप करना पड़ता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में, आपके आइडिया में वो दम है, ठीक है, तो कनेक्शन बिल्डअप करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपके ही आइडिया में इतना दम नहीं है, तो कनेक्शन बिल्डअप करना मुश्किल है, सीधी सी बात है। अगर मैं इनिशियल प्लानिंग की बात करूं या रिसर्च की अगर बात करूं, तो आपकी क्या एडवाइस होगी जो अभी स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपके लिए? ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टअप आप अगर करना चाहते हो, तो सबसे मेन बात यह है कि आप पैसा कमाना चाहते हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि आप पैसा कमाना चाहते हो, हर कोई चाहता है। ठीक है, आप कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, हर किसी को पैसा चाहिए, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिफरेंस नहीं है आप में और एक जॉब करने वाले में। लेकिन डिफरेंट कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो। अगर आप में ये जुनून है कि आप किसी प्रॉब्लम को अपना डेडिकेटेड टाइम दो कि ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है, अगर आप में ये वाली क्वालिटी है, तो आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और जस्ट आपको प्रोसेस के थ्रू रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक जॉब से काफी ज्यादा स्ट्रेस आएगा और ये सब चीजें होगी। ठीक है, तो आप लीव कर रहे हो या फिर कितना इसके साथ जा रहे हो, ये बहुत डिपेंड करता है। तो प्रॉब्लम्स आती है ऑब्वियसली स्टार्टअप, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको जनरेट करने में प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन आप क्विट नहीं कर सकते। अगर ये क्वालिटी भी आप में है, तो आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। स्ट्रगल ऑब्वियसली है Okay. काफी। आपकी जर्नी से आपने क्या क्या सीखा अभी तक? ठीक है, अगर मैं सीखने की बात करूँ, तो आई मीन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मैं बताऊँ तो मैंने लोगों को क्या प्रॉब्लम है, लोगों को समझना कैसे है, लोग मतलब बेसिकली हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही है, वो सारी चीज़ों को टैकल करना मैंने सीखा एज अ पर्सनल लाइफ, और दूसरों की लाइफ को इजी कैसे करना है। वो सारी चीजें भी अभी आता है कि अगर मैं कुछ सोचने बैठूं, या फिर अगर मैं थोड़ा कोई और प्रोडक्ट के ऊपर अगर काम करता हूँ, तो मेरे पास ये क्वालिटी है कि मैं सोच सकूं सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी कि क्या क्या चीजें मैं कर सकता हूँ डिफरेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें सीखने को मिलती है। मतलब एक जो मेंटल डेवलपमेंट है, ये इसमें काफी ज्यादा है कि आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलता है एज अ, आई मीन, रिसर्चर एंड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, दोनों की तरफ से। तो ये है, क्योंकि जबकि आप एक जॉब करते हो, तो आप या तो जस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्वर ही होते हो। ठीक है, कि आपको एक प्रॉब्लम मिलता है, यू आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। जैसे हम स्कूल में करते हैं, हमको एक प्रॉब्लम मिला है मैथ्स का, हम बैठ के उसको सॉल्व करते हैं। हम नहीं सोचते कि वो प्रॉब्लम हुआ क्यों है, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही क्यों करता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, मुझे बेसिक्स में जाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं जब रिसर्च बैकग्राउंड मैंने स्टार्ट किया था कि भाई मैं रिसर्च करूंगा, ठीक है, मुझे पसंद है ये सब चीजें करना, तो मैंने सोचा था कि फिजिक्स, आई लव फिजिक्स, की भाई सब चीजें कैसे काम करती है, क्वांटम फिजिक्स एंड एवरीथिंग, तो मुझे उसमें काफी इंटरेस्ट था।
लेकिन जब मैं बेसिक में गया, ठीक है, तो देन मेरा माइंड थोड़ा चेंज हुआ कि यस, मैथ्स जो है वो मेरे को काफी ज्यादा बेसिक नॉलेज दे सकता है। तो मैंने वो किया, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटी है जो होनी चाहिए। ओके। अगर जैसे कि आपने कहा कि आप डाटा साइंटिस्ट भी हो एक, ठीक है, तो हम्म, डाटा साइंस के बारे में थोड़ा बता सकते हो कि आज के टाइम में डाटा साइंस का क्या इम्पैक्ट है इंडस्ट्री में? ठीक है। तो अगर आप मुझे पूछना चाहो, तो मैं काफी ब्रूटल आंसर दूंगा कि डाटा साइंस वाज जस्ट अ हाइप। ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो पहले से एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो भी सारे एल्गोरिदम्स एंड एवरीथिंग है एंड ऑल, ठीक है। लेकिन इसको डाटा साइंस का नाम दिया है अभी 3-4 सालों में, 4 साल, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर साइंस देखें या फिर हम जो भी कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहे हैं इन सब लोगों को देखें, तो ये लोग काफी टाइम से ये सब चीजें लेवरेज कर रहे हैं, ठीक है। गूगल, ये आया था तो गूगल भी स्टार्ट में ये सब चीजें की थी, लेकिन दे नेवर कॉल्ड देमसेल्फ डेटा साइंस, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट नाम, डेटा साइंटिस्ट जो टर्म आया है और जो हाइप हुआ है, ये हाइप आप समझ सकते हो कि इंडस्ट्री की वजह से हुआ है। इंडस्ट्री को चाहिए था कि उनके पास ऐसे लोग हो, ठीक है, कि जो इस फील्ड में काम कर सके, रादर देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। उनके पास अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, काफी ज्यादा स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जो मैथ्स और डेवलपमेंट दोनों को साथ में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेटा साइंस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि डेटा एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है, और उसको समझने के लिए उनको एक डेडिकेटेड फील्ड चाहिए, ठीक है, कि लोग उसमें अपना टाइम एंड एफर्ट डाले डेटा को समझने के लिए, टू डेवलप ऑल ऑफ दिस न्यू एआईज एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की वो इंडस्ट्री को हेल्प करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे आई मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी कर सकते थे, लेकिन इंडस्ट्री को चाहिए, नीड है, ठीक है, इंडस्ट्री को नीड था, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको ये नीड था कि अगर ये वाला फील्ड हम बनाए तो इसमें काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल सकता है। तो दिस वाज अ हाइप टू क्रिएट एआई एंड ऑल। और इस हाइप से हम देख भी सकते हैं अभी कितना एआई बढ़ गया है, ठीक है। एआई इतना बढ़ गया है कि एआई इटसेल्फ कैन एलिमिनेट डाटा साइंटिस्ट। अगर आप चैट जीपीटी भी देखें तो उसमें डेटा एनालिटिक्स वाला एक अलग मॉड्यूल उन्होंने बना दिया है। अगर आप उसमें अपना डेटा डालें, ठीक है, जो भी आपके पास डेटा है उसका डेटा डालें, तो वो आपको खुद बना के देगा कि हाँ इस डेटा को कैसे प्रोसेस करना है एंड एवरीथिंग। जो डेटा साइंटिस्ट 1-2 साल में अपने कोर्सेज में पढ़े हैं, वो सारी चीजें तो ये कर दे रहा है, ठीक है। तो अभी आपको सीरियसली ये सोचना चाहिए कि आपको क्या ये हाइप फॉलो करना है या नहीं करना। तो ये सारे हाइप्स, मतलब मैं तो इन सबको यही बोलता हूँ, ठीक है। मैं खुद एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मैं खुद ये बोलता हूँ कि अगले 1 या 2 साल में मैं ये जॉब नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद को ये चीज अभी रियलाइज हो रही है कि इट विल एलिमिनेट ऑल ऑफ द डेटा साइंटिस्ट। चाहिए क्या, तो एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टिल जरूरत है, होगी मार्केट में तभी भी। ओके। तो आप DIY प्रिंसिपल में विश्वास रखते हो कि डू इट योरसेल्फ, कि खुद से करना या टीम के साथ मिलकर काम करना? आप किस चीज़ में विश्वास करते हो? यस। तो मैं मतलब डीआईवाई में ज्यादा बिलीव करता हूँ एक्चुअली, क्योंकि अगर आपकी टीम, आप चाहते हो कि आपकी टीम आपको फॉलो करे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक आइडियल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खुद से वो चीज करके, अगर कोई अनअचीवेबल चीज है, वो चीज आप खुद से करके बता रहे हो कि यस दिस इज अचीवेबल, ठीक है, और ये मैंने करके दिखाई है, तो यू गाइस आर टीम। हमको जस्ट अब इसको एक्सप्लोर करना है। तो अगर आप खुद पे ये चीज करते हो, ठीक है, खुद से ये चीज एक्सप्लोर करते हो एंड शो इट टू द पीपल कि दिस इज पॉसिबल, देन वो काफी ज्यादा सेंस बनाता है लोगों के लिए भी, क्योंकि हाँ भाई इसने अगर कर लिया है तो हम भी करेंगे, वी विल फॉलो दैट, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप कोई हार्ड टास्क है वो करने जा रहे हो, तो आप खुद को एक बनाओ कि आप ये खुद कर सकते हो, तो आप भी इस चीज को कर सकते हो। नाउ यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, यू गाइस आर स्टार्टिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस,
तो आपकी टीम भी आपके साथ काम करेगी। आई मीन सिमिलरली अगर आई मीन इलॉन मस्क की बात करें, इलॉन मस्क के एग्जांपल हर कोई देता है, ठीक है, क्योंकि ही डिड अनअचीवेबल, ठीक है। गवर्नमेंट इतने सालों से ये सारी चीजें अचीव करने की ट्राई कर रही थी जो अनअचीवेबल था, ठीक है। तो ये चीज एक इंडिविजुअल कंपनी ने ये करके दिखाया है, एंड नाउ यूएस गवर्नमेंट रिलाइज ऑन स्पेस टेक, ठीक है। तो ये कितना बड़ा अनअचीवेबल टास्क है जो एक इंडिविजुअल की कंपनी ने ये करके दिखाया है, ठीक है। तो अभी जाके काफी सारी इंडिविजुअल कंपनी है वो गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर रही है एंड ऑल, कि स्पेस प्रोग्राम्स और ये सब कुछ चीजें और हम एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो वन समवन डू सम अनअचीवेबल थिंग, देन वो लोगों को कर बता सकती है, क्योंकि अभी लोग पहले से ये सोच रहे थे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन नाउ उसके पास वो एक्सपीरियंस है कि भाई वो चीज कैसे बनाए, ठीक है। तो वो कुछ एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर रहा है, तो जी। ये बहुत अच्छा इंस्पिरेशन होता है। ओके, आपका रोल मॉडल कौन है, मतलब आप किसकी तरह बनना चाहते हो? ओके, तो रोल मॉडल एज सच मेरा कोई वैसे मैं नहीं मानता, ठीक है। तो मैंने पढ़ा सबके बारे में, जो भी इस इंडस्ट्री में काफी बड़ी बड़ी चीजें कर दी है और उन सब चीजों में मैंने पढ़ा सबके बारे में है, लेकिन एज अ रोल मॉडल अगर हम बोले तो मैं ऐसे अभी अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर जिससे मैंने बहुत सारी इंस्पिरेशन ली है तो मैं बोल सकता हूँ कि स्टीव जॉब्स, ठीक है। स्टीव जॉब वाज नॉट लाइक योर प्रोग्रामर और एनीथिंग, बट उसके पास काफी क्लियर कट आइडिया था, ठीक है। ही वांट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब उन उस टाइम पे उसने मार्केट समझा जो बहुत न्यू मार्केट था कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर मार्केट उसने उस टाइम पे पूरा समझा, जबकि उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उसका कंप्यूटर था आईबीएम, ठीक है। आईबीएम किस टाइप के कंप्यूटर बना रहा है, वो बना रहा था इंडस्ट्री के लिए, और उसने ये विजन लाया कि हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बनाएंगे, ठीक है। तो ये विजन और उस विजन को अचीव करने के लिए उसके पास जो आइडियाज एंड तरीके थे वो बहुत ही क्लियर कट थे, ठीक है। तो आइडियाज में क्लियरिटी जो है वो आइडियाज में क्लियरिटी है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ तो सबसे ज्यादा इंस्पायर मैं स्टीव जॉब से हुआ हूँ।